नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। पिशाचनी का व्रत। जी। ये कहानी हमें बिहार के एक पुराने गांव मृगवनपुर में ले जाती है। हाँ, और हमारे पास ये लोक कथा है और हम सिर्फ कहानी सुनाएंगे नहीं बल्कि इसके मतलब परतों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत ही देखिए अमावस की रात से होती है। अमावस की रात। हाँ, जो लोक कथाओं में अक्सर कुछ अलौकिक या अशुभ माना जाता है। और फिर गांव के सरपंच की बेटी रूपा वो अजीब तरह से बीमार पड़ जाती है। रात में उसके शरीर पे नीले निशान दिखते हैं, आंखें एकदम लाल। और कोई समझ नहीं पा रहा, वैद्य डॉक्टर सब फेल। तभी गांव की एक बुजुर्ग हैं मलका। वो कहती हैं कि ये कोई आम बीमारी नहीं। अच्छा, क्या कहती हैं वो? वो कहती हैं कि ये पिशाचनी का साया है। पिशाचनी, यहीं से चीजें अलौकिक मोड़ लेती हैं। बिल्कुल। और फिर पता चलता है गांव की एक पुरानी मान्यता का पिशाचनी व्रत। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। हर 33 इयर्स में जी, हर 33 साल में एक पिशाचनी लौटती है और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वो 7 रातों तक किसी कन्या के शरीर पर कब्जा करती है। 7 रातें? ये 33 साल और 7 रातों का क्या चक्कर है? कोई खास मतलब? देखिए, लोक कथाओं में ये अंक अक्सर प्रतीकात्मक होते हैं। 33 साल एक पीढ़ी या एक बड़े चक्र का संकेत हो सकता है और 7 का अंक कई संस्कृतियों में पवित्र या जादुई माना जाता है। तो रूपा की माँ का डरना तो स्वाभाविक है। उन्होंने क्या किया? वो डर गईं और उन्होंने रूपा को एक कमरे में बंद कर दिया, 7 ताले लगाकर। 7 ताले? हाँ, और कमरे के बाहर हल्दी, नीम, गंगाजल वगैरह छिड़का गया, मतलब पारंपरिक तरीके से बचाने की कोशिश। लेकिन क्या ये काम आया? पहली रात क्या हुआ? पहली रात ही बहुत खौफनाक थी। कमरे के अंदर से रूपा की आवाज आई, पर वो रूपा की आवाज नहीं थी। कैसी आवाज थी? बदली हुई, भारी। वो कह रही थी, मैं रूपा नहीं हूं। हो, और माँ ने जब झांका तो उन्होंने जो देखा वो डरावना था। रूपा दीवार पर उल्टी लटकी हुई मुस्कुरा रही थी। बाप रे, ये तो बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म जैसा है। जी, ये दिखाता है कि पिशाचनी का कब्जा सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक भी है और वो प्रकृति के नियमों को तोड़ सकती है। और ये सिलसिला जारी रहा दूसरी और तीसरी रात? हाँ, डर बढ़ता गया। गांव के कुत्ते बेवजह भौंकने लगते थे रात में। अच्छा। और कमरे के अंदर से अजीब आवाजें आती थीं, कभी तंत्र मंत्र जैसी, तो कभी एक औरत की हंसी। एक औरत की आवाज? पिशाचनी की। हाँ। लगता तो यही है। वो आवाज कहती थी कि 7वें व्रत के बाद वो पूरे मृगवनपुर पर राज करेगी। मतलब उसका इरादा सिर्फ रूपा नहीं, पूरा गांव था। बिल्कुल। फिर गांव के पंडित हरिहर वो आए। उनके पास एक खास काली कौड़ियों का हार था, मंत्रों से सिद्ध किया हुआ। हाँ, पारंपरिक उपाय। क्या उससे कुछ हुआ? नहीं। वो हार भी बेअसर रहा। पिशाचिनी ने तो पंडित का मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाया? क्या कहा उसने? उसने कहा, तुम्हारे मंत्र अब पुराने हो गए हैं पंडित। मैं अग्नि में पैदा हुई थी, राख बनाकर जाऊंगी। अग्नि में पैदा हुई थी? ये क्या मतलब हुआ? ये उसकी शक्ति और शायद उसकी विनाशकारी प्रकृति का संकेत है। वो पारंपरिक धार्मिक उपायों से ज्यादा शक्तिशाली है, शायद ज्यादा प्राचीन। तो अब क्या? 7वीं रात आ गई, निर्णायक रात। जी, 7वीं रात। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, उसके नीचे यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ? किस लिए? पंडित ने बताया कि ये आखिरी उपाय है। अगर रूपा मतलब पिशाचिनी उस यज्ञ में बैठ जाए तो कन्या का शरीर तो भस्म हो जाएगा, लेकिन पिशाचिनी मर जाएगी। ओह, ये तो बहुत बड़ी दुविधा है। एक निर्दोष की जान जाएगी गांव को बचाने के लिए। हाँ, ये एक भयानक चुनाव था। और फिर रूपा, जिस पर पिशाचिनी का नियंत्रण था, वो यज्ञ की तरफ बढ़ने लगी। उसके चेहरे पे मुस्कान थी, है ना, जैसे वो जीत रही हो। बिल्कुल। ऐसा लगा कि अब बुराई जीत ही जाएगी, गांव हार जाएगा। लेकिन फिर कुछ हुआ? हाँ बिल्कुल, आखिरी पल में जब वो यज्ञ कुंड के पास पहुंची, अचानक कुछ बदला। क्या बदला? ऐसा लगा जैसे रूपा की अपनी आत्मा ने एक पल के लिए नियंत्रण वापस पा लिया। और उसने क्या किया? उसने खुद को यज्ञ की वेदी में झोंक दिया। खुद? अपनी मर्जी से? ऐसा ही लगता है। ये शायद आत्म बलिदान था, या अपनी देह पर उसका आखिरी अधिकार, या शायद नियति की स्वीकृति। फिर क्या हुआ? आग की लपटें आसमान तक उठी और उसी में से एक भयानक चीख सुनाई दी, एक औरत की चीख, पिशाचिनी की। और सुबह? सुबह यज्ञ कुंड में सिर्फ राख थी। रूपा का शरीर राख बन चुका था, पर कहते हैं उसकी राख में जो आंखें थी उनमें अजीब सी शांति थी। शांति? मतलब वो मुक्त हो गई। हाँ, शायद उसने खुद को और गांव को बचा लिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है?
पंडित ने कहा कि व्रत तो अधूरा रह गया। पिशाचिनी हारी जरूर, पर वो पूरी तरह मरी नहीं। तो वो लौटेगी 33 साल बाद फिर से। ओह, तो ये चक्र चलता रहेगा। खतरा सिर्फ टला है, खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल, ये लोक कथाओं की खासियत है। बुराई पूरी तरह कभी खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार करती है। और यही कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है ना? जी। कि जाते जाते क्या उस पिशाचनी की नजर किसी और पर पड़ी? कौन जाने अगली अमावस 33 साल बाद वो किसका दरवाजा खटखटाएगी। हाँ, ये सोचने वाली बात है। यह निश्चितता ही इन कहानियों को